हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे यूनिट 4 जो है आपका अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग। तो सेकंड लैंग्वेज कौन सी है अपनी, ये आपको मालूम है। सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश। ओके, सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है। अब यहाँ पे ये जो अप्रोचेस एंड मेथड दिया है वो किस लिए दिया गया है, यहाँ पे ये चीज आप लोग को समझना है कि चूंकि आप लोग एज ए टीचर हो, ठीक है, अभी तो आप लोग को आपको मेथड्स जो होते हैं, मेथड्स यानी मालूम है आप लोग को विधि, ठीक है, और अप्रोचेस का मतलब होता है उपागम। तो आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी विधि या कौन सा उपागम है जो कि आपकी जो सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश के लिए, कि इसके थ्रू आप अपने स्किल जो है उसको डेवलप कर सकोगे। कम्युनिकेट करने के लिए मतलब संचार करने के लिए आप अपने कौशल को इस तरीके से उपयोग करोगे कि आपका जो फायदा है और जो नुकसान है वो दोनों मेथड्स को मालूम होने के साथ, जैसे एक मेथड होता है, एक विधि होती है जिसके गुण और दोष दोनों होते हैं, ठीक है। यहाँ पे गुण यानी कि एडवांटेज, ठीक है, और हानि यानी कि डिसएडवांटेज, ठीक है। तो आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों मालूम होना चाहिए कोई भी एक मेथड के। तो यहाँ पे 4th यूनिट में आपको ये 1 2 3 4 5 मेथड बताए गए हैं जिसके थ्रू आप इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये क्यों किया गया है, ये मेथड और अप्रोचेस को यूज डेवलप करने के लिए ये डिमांड और एक्सपीरियंस के थ्रू लिया गया है। क्यों लिया गया है, ताकि आप क्या कर सको, इस अप्रोच और मेथड के द्वारा टाइम टू टाइम अपने आप को और भी ज्यादा इंग्लिश को और भी अच्छे तरीके से पढ़ सको और कम्युनिकेट कर सको और अपने स्टूडेंट को सिखा सको, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ये आप लोग इंग्लिश में ही याद करो, इसको हिंदी मत करो, ठीक है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, ये सबसे पुराना मेथड है, इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, क्लासिकल, CLASSICAL, क्लासिकल, ठीक है। मेथड की स्पेलिंग मालूम है, METHOD, क्लासिकल मेथड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे पुराना है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और ये सबसे ज्यादा क्या यूज करता है, क्लासिकल लैंग्वेज को यूज करता है। दो चीज दिमाग में रखना, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड यानी कि इसको बुलाया जाता है, इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, इज ऑल्सो कॉल्ड। क्यों, क्योंकि इसको किस नाम से भी बुलाया जाता है, क्लासिकल मेथड के नाम से। क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि इसमें क्लासिकल लैंग्वेज यूज की जाती है। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, ठीक है, LANGUAGES, लैंग्वेजेस, इसमें क्लासिकल लैंग्वेज यूज की जाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये जो लैंग्वेज है वो क्या क्या चीजों से बनी हुई है, एक तो आपकी ग्रीक, GREEK, ग्रीक, एंड लैटिन, ये तो सुने वर्ड, लैटिन और जो ग्रीक लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज जो होती है, ये लैंग्वेज इसमें यूज की जाती है स्टूडेंट के द्वारा, ताकि वो सही तरीके से स्टूडेंट क्या कर सके, रीड कर सके, READ, रीड कर सके, एंड अप्रिशिएट फॉरेन लैंग्वेज लिटरेचर। तो स्टूडेंट जो है इसमें ग्रीक और लैटिन की जो लैंग्वेज है, ठीक है, तो इस मेथड में लैटिन और ग्रीक को यूज किया जाता है, ताकि पर्पस क्या होता है उसका, हेल्पिंग टू स्टूडेंट रीड एंड अप्रिशिएट फॉरेन लैंग्वेज। क्यों अप्रिशिएट किया जाता है, ताकि वो फॉरेन की लैंग्वेज को आप लोग को क्यों दिया जा रहा है, ताकि आप लोग कहीं बाहर निकलो
तो आप लोग सरवाइव कर सको, क्योंकि हर जगह हिंदी नहीं बोली जाती है लेकिन इंग्लिश सब जगह कॉमन होती है, ठीक है। तो फॉरेन लैंग्वेज लिटरेचर, लिटरेचर यानी क्या होता है आपका, लिटरेचर मालूम है ना क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं बताइए, लिटरेचर, EARTURE, लिटरेचर। आपको 3 चीज याद रखना है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल मेथड बिकॉज दे यूज क्लासिकल लैंग्वेज। ओके, ये मेथड क्लासिकल मेथड कहलाता है और ये सबसे ओल्ड है और इसमें क्लासिकल लैंग्वेज यूज की जाती है। इसमें ग्रीक और लैटिन क्या किया जाता है, दिस मेथड में यूज किया जाता है ताकि स्टूडेंट क्या कर सके, रीड कर सके, किस चीज को रीड कर सके और अप्रिशिएट कर सके, रीड एंड अप्रिशिएट फॉरेन लैंग्वेज लिटरेचर। लिटरेचर यानी आपका क्या होता है, उपन्यास टाइप का बोलना चाहिए। लिटरेचर यानी हमारा जैसे बोलते हैं ना ग्रंथ है, हिंदी लिटरेचर, या आप उसको बोलते हैं बेसिकली लिटरेचर ही दिमाग में रखो ताकि आप उसको बोल सको और लिख सको। तो जब फॉरेन लैंग्वेज लिटरेचर को आप कर पाओगे तो आप क्या कर सकोगे, आप अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर सकोगे, इंग्लिश इंप्रूव कर सकोगे। अब इसमें हम क्या क्यों करते हैं कि इसमें सबसे पहला काम क्या होता है, इसका एडवांटेज ये होता है कि इसमें आप तो एक एबल हो जाओगे। आप इस चीज को ध्यान रखना कि शुड बी एबल, ठीक है, शुड बी लगाने से मतलब आप इस चीज के लिए क्या हो रहे हैं, परफेक्ट हो रहे हो। SHOULD, शुड बी, स्टूडेंट शुड बी एबल, एबल बोलना, एबल यानी योग्य। क्यों, रीड, रीड लिटरेचर, LETRATURE, लिटरेचर। तो जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप स्पेलिंग लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका आता है, देखो एग्जाम में अगर पूछता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है, व्हाट इज द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो आप ये 2 लाइन लिख दोगे। उसके बाद इसके एडवांटेज पूछेगा या इसके प्रिंसिपल पूछेगा या इसका ऑब्जेक्ट पूछेगा, तो आपको क्या लिखना है ये मैं बता रही हूँ। तो ग्रामर द स्टूडेंट, यहाँ पे एडवांटेज भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल यानी कि इसके सिद्धांत भी होते हैं, और इसके एडवांटेज यानी फायदा और प्रिंसिपल यानी कि इसके सिद्धांत, ये दोनों के या बेनिफिट पूछा तो भी आप यही लाइन को लिख सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बन जाए, द स्टूडेंट शुड बी, ठीक है, SHOULD, शुड बी एबल, शुड बी एबल यानी कि वो क्या करने योग्य हो जाते हैं, रीड, रीड लिटरेचर इन फॉरेन लैंग्वेज। क्लियर हो गया, पहला पॉइंट बन गया। पहला आपका बेनिफिट ये हो गया कि अगर आप इसको पढ़ें तो आप किस चीज में एबल हो जाओगे, फॉरेन लैंग्वेज लिटरेचर को पढ़ने के लिए काबिल हो जाओगे। फिर दूसरा अपन बोल सकते हैं कि स्टूडेंट शुड बी कॉन्शियस, कॉन्शियस यानी कि चेतना, कॉन्शियस ऑफ द ग्रामेटिकल रूल। अब यहाँ पे ग्रामर ट्रांसलेशन हो रहा है तो शुड बी एबल टू ग्रामर, GRAMMAR, ग्रामर, तो इसका क्या बन जाएगा, TICAL, जो ग्रामेटिकल रूल्स, रूल्स यानी कि जो अपन लोग को व्याकरण बोलते हैं ना, व्याकरण के जो रूल होते हैं ना, कि जैसे अपन हिंदी में लगाते हैं था थी कहाँ लगाना है कहाँ लगाना है, वैसे इंग्लिश में भी ग्रामेटिकली रूल्स होते हैं ना, कि इज कब लगेगा, प्रेजेंट टेंस में लगेगा, आर प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में वॉज लगेगा, वर लगेगा, फ्यूचर में विल लगेगा। तो आप क्या लिख दोगे, पहला तो हो गया भाई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने योग्य हो गया, दूसरा कि स्टूडेंट शुड बी एबल टू ग्रामेटिकल रूल्स, ओके, ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, ऑफ द टारगेट, आपको जो टारगेट लैंग्वेज दी गई है कि आपको अंग्रेजी अच्छी करनी है, तो टारगेट क्या है आपका, इंग्लिश। तो टारगेट लैंग्वेज को के ग्रामर रूल को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पढ़ने के काबिल हो सकते हो। 2 पॉइंट बन गए आपके, 2 फायदे हो गए, 2 प्रिंसिपल हो गए। तीसरा, तीसरा है एन इम्पॉर्टेंट गोल इज टू एबल टू ट्रांसलेट ईच लैंग्वेज इनटू अदर लैंग्वेज। आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे कर दो द स्टूडेंट शुड बी एबल टू
ट्रांसलेट, ट्रांसलेट यानी कि आपको जैसे बोल दिया हिंदी से छत्तीसगढ़ी में बताओ, तो आप क्या हिंदी टू ट्रांसलेट छत्तीसगढ़ी, तो जो हिंदी के वर्ड है आप उसको इंग्लिश में छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट करोगे। अब यहाँ पे शुड बी एबल टू ट्रांसलेट, ट्रांस TRANS ट्रांस हो गया, लेट SLATE ट्रांसलेट, ट्रांसलेट ईच लैंग्वेज। अब आपको यदि इंग्लिश आती है या आपको हिंदी आती है तो हिंदी से अंग्रेजी कर सकते हो, मराठी से इंग्लिश कर सकते हो, उर्दू से इंग्लिश कर सकते हो, ठीक है। तो ईच लैंग्वेज इनटू अदर लैंग्वेज, ट्रांसलेट ईच लैंग्वेज टू इनटू अदर, अदर लैंग्वेज में अपन क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो पहला तो आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने के काबिल हो गए, दूसरा ग्रामेटिकल रूल जो टारगेट मिला है उसको आप जान सकते हो, तीसरा आप कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप कोई गांव गए तो गांव में अगर मान लो एक को अंग्रेजी आती है एक को छत्तीसगढ़ी आती है, तो आप ट्रांसलेट कर सकते हो छत्तीसगढ़ी को इंग्लिश में, या इंग्लिश वाले को बता सकते हो कि वो छत्तीसगढ़ी में क्या बोल रहा है। तो ये क्लियर हो गया, एक चीज ये हो गई। तो 3 पॉइंट बन गए आपके, एडवांटेज बता रही हूँ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के। उसके बाद नेक्स्ट आप बोल सकते हो प्राइमरी स्किल। सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हमको रीडिंग, हमको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। रीडिंग एंड राइटिंग, जब हम लोग छोटे थे ना प्राइमरी में जाते थे तो हम लोग को जोर जोर से पढ़ना सिखाते थे, उसके बाद हम लोग ABCD लिखे ना, लिखना शुरू किए। तो आपको प्राइमरी लेवल में प्राइमरी स्किल टू बी डेवलप, आपको क्या चीज को डेवलप करना है, प्राइमरी लेवल में क्या डेवलप करना है, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो द प्राइमरी स्किल टू बी डेवलप आर रीडिंग एंड राइटिंग, 4 हो गए बेनिफिट्स, ठीक है। और उसके बाद में एक और लिख लो ताकि इसमें से 3 भी याद आएगा तो लिख सकते हो। 5वां क्या होगा, द टीचर इज द अथॉरिटी इन द क्लास। अब क्या हो गया है, आप जब टीचर बन जाओगे तो द टीचर, टीचर को क्या मिल गई है, अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार, ठीक है। तो आपको अधिकार मिल गया किसमें, इन द क्लास। जब आप इंग्लिश पढ़ा सकोगे तो आपको एक अधिकार दे दिया जाएगा कि जाओ भाई आप इंग्लिश पढ़ाओ बच्चों को। तो द टीचर इज द अथॉरिटी इन द क्लास। अब ये 5 पॉइंट को याद रखोगे तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है और इसके बेनिफिट्स या इसके प्रिंसिपल पूछता है या इसका जो पूछता है उसमें आप ये 5 पॉइंट और ये लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। अच्छा, ये यूनिट में 15 नंबर का आएगा, 15 नंबर के मार्क्स का है ये यूनिट, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है ये चीज देखेंगे। तो डायरेक्ट मेथड जो होता है वो क्या करता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यानी कि उसका प्रत्यय। ये क्या करता है, जैसे हम लोग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड करे हैं तो आप जब फॉरेन लैंग्वेज में इसको कम्युनिकेट करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि ये ज्यादा पॉपुलर है डायरेक्ट मेथड, और ये जैसे ये डायरेक्ट है तो ये डायरेक्टली क्या करता है, इसका एक ही काम है, ये डायरेक्टली इन द टारगेट लैंग्वेज करता है। इसके जो वर्ड्स होते हैं वो डायरेक्टली काम करते हैं। इसका सबसे पहला काम है, आप इसमें आप जब भी इसको बनाने जाओगे तो इसमें क्या कर देगा स्टूडेंट, क्या करता है डायरेक्ट एसोसिएशन, इसमें डायरेक्ट क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ पे एसोसिएशन, एसोसिएशन यानी जोड़ना, ठीक है। एसोसिएशन किसके बिटवीन, किसके बिटवीन टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। टारगेट लैंग्वेज के बीच में ये डायरेक्ट क्या करता है, जोड़ता है। डायरेक्ट मेथड जो होता है इट शुड बी डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन टारगेट लैंग्वेज। समझ में आ गया। डायरेक्ट मेथड जो होता है ये ज्यादा कॉमन है, क्यों, क्योंकि इसमें जो वर्ड होते हैं वो कन्वे करते हैं डायरेक्टली इन द टारगेट लैंग्वेज में। डायरेक्टली एक दो ही वर्ड करो
इसका जो मतलब होता है मीनिंग ऑफ द वर्ड मैथड सजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड कन्वेड। कन्वेड यानी कि कन्वे करना, एक जगह से दूसरे जगह हम भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं, कन्वे। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी बोल रही हूँ ना, तो मैं हिंदी में कन्वे कर रही हूँ। तो जब ये इसमें डायरेक्ट मेथड सजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स कन्वे डायरेक्टली। कन्वे क्या करता है, डायरेक्टली करता है इन द टारगेट लैंग्वेज। अब टारगेट लैंग्वेज में क्या है, इंग्लिश भी हो सकती है, मराठी भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, तमिल भी हो सकती है, तेलुगु भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मीनिंग ऑफ द वर्ड जो होता है, कोई भी वर्ड का जो मीनिंग होता है वो कन्वे करता है डायरेक्टली। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना अपन, डायरेक्टली में कन्वे कर सकता है। ठीक है, ये हो गया इन टारगेट लैंग्वेज। अब जो टारगेट लैंग्वेज होगी वो दूसरा, इसमें पहला काम क्या करा, इसके जो फायदा है वो मैं बता रही हूँ, इसका एडवांटेज। पहला क्या है, डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन टारगेट लैंग्वेज, एसोसिएशन का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, दूसरा काम क्या है इसका, दूसरा काम है कि जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, शुड लर्न टू, लर्न यानी सीखना, LEARN, लर्न टू थिंक। अब जैसे मेरे को मालूम है कि इंग्लिश में आम को मैंगो बोलते हैं, तो ये मेरे को पता है। तो मैं जब कुछ बात को सोचूंगी तो मैं बोलूंगी ना मैंगो, मैं मैंगो डायरेक्ट बोलूंगी, तो जो सोचूंगी, थिंक करूंगी और सीखूंगी वो किसके थ्रू करूंगी, टारगेट लैंग्वेज के। तो यहाँ पे सेकंड फायदा क्या हो गया, लर्न टू थिंक इन टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। तो जब आपको जब मालूम हो गया कि मैंगो को आम बोलते हैं, जाने को गो बोलते हैं, खाने को ईट बोलते हैं, तो आप क्या करोगे, सोचोगे और सीखोगे जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसको। समझ में आ गया, लर्न टू थिंक इन टारगेट लैंग्वेज एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जितने जल्दी हो उतने जल्दी आप क्या करोगे, उसको सीखना शुरू कर दोगे। हो गया तीसरा काम, रीडिंग एंड राइटिंग इन टारगेट लैंग्वेज। अब ये वर्ड जो है इसको रट लो, कौन सा, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, राइटिंग इन टारगेट लैंग्वेज। अब ये समझ में आ गया, टारगेट की स्पेलिंग समझ में आ गई है और लैंग्वेज की स्पेलिंग आ गई है। अब ये चार वर्ड है, इसको आप ग्रामर ट्रांसलेशन में भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट में भी, स्ट्रक्चरल में भी, कम्युनिकेट में भी, डिसेंट में भी। ये जो पॉइंट्स है इनको सब में डाल सकते हो। लर्न टू थिंक इन टारगेट लैंग्वेज, रीडिंग एंड राइटिंग इन टारगेट लैंग्वेज, ये इसके फायदे हैं। क्लियर है, उसके बाद है, अब आपको क्या चीज करना है, आपको ये हो गया। उसके बाद में आपको पंचुएशन आता है, पंचुएशन यानी कि कहाँ पे रुकना है, इस के बाद में फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अच्छा इसको बाद में करेंगे। प्रोनाउंसिएशन शुड बी गिवन, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, PRO, प्रो, ठीक है, NUN, नो, सेशन, CIATION, बना। प्रोनाउंसिएशन शुड बी, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो जाए, आप उच्चारण करने के योग्य हो जाते हैं। प्रोनाउंसिएशन शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस सिंस द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश टीचिंग। तो यहाँ पे शुड बी गिवन, ठीक है, इंग्लिश टीचिंग। ठीक है, अब आप इंग्लिश का जब पढ़ाते हैं तो आप उसका उच्चारण करने के योग्य भी बन जाते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद पांचवा पॉइंट ये बन जाएगा कि द पर्पस ऑफ, पर्पस यानी कि उद्देश्य, तो क्या हो गया, द पर्पस, पर्पस यानी PURPOSE,
पर्पस। पर्पस ऑफ लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज को सीखने के पीछे एक उद्देश्य होता है। तो पर्पस ऑफ लैंग्वेज, काहे का लैंग्वेज का पर्पस है? इज कम्युनिकेशन। अब मेरे को इंग्लिश सीखने की क्यों जरूरत है? क्यों? क्योंकि मैं जहां पे नहीं कोई समझ पाता वहां मैं इंग्लिश बोलूंगी, इंग्लिश के थ्रू उसको अपनी बात रखूंगी। तो कम्युनिकेशन यानी संचार। द पर्पस ऑफ लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन। तो ये हो गया आपका, क्योंकि आप यहाँ पे किस लिए सीख रहे हो? डायरेक्ट मेथड को, ताकि आप इंग्लिश को या लैंग्वेज को सीख सको। ये क्लियर हो गया? इसके बाद में ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया, इसके साथ में आपको यही काम को आगे करना है। उसके बाद में स्ट्रक्चरल अप्रोच, ये वाला। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। तो ये मेथड बिलीव करता है कि किसमें है? फॉरेन, ये लर्न एंड फॉरेन एंड सेकेंड लैंग्वेज कैन बी लर्न बाय मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर अप्रोच है, तो ये किस पे ध्यान देगा? कि जो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं? फॉरेन लैंग्वेज। तो ये फॉरेन लैंग्वेज के स्ट्रक्चर, RUCTUR, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी क्या होता है? कि उसका ढांचा। स्ट्रक्चर्स मतलब ES, एक से ज्यादा ढांचा है। जैसे कोई चीज बोलते हैं ना, जैसे हमारे शरीर का ढांचा है, तो हमारा स्ट्रक्चर है। हमारा स्ट्रक्चर कैसा है? मोटे हैं। हमारा स्ट्रक्चर कैसा है? पतले हैं। हमारा स्ट्रक्चर है बेडोल है। तो ये स्ट्रक्चर यानी ढांचा, ठीक है। तो ये अप्रोच, ये उपागम का काम क्या है? कि फॉरेन लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को लर्न करना। क्या करना? लर्न यानी सीखना। LEARNT, लर्न, लर्न करना, ठीक है। अब जैसे होता है कि इसमें फाउंडेशन में इंग्लिश बाय ड्रिलिंग तो 275 स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब 2 बाय इसमें क्या होता है? SOV, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हुआ? एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाते हैं, उसके बाद अपन लगाते हैं वर्ब को लगाते हैं, फिर अपन लगाते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ये क्या हुआ? स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, कि आपको कैसे कैसे क्या लगाना है। तो एग्जाम्पल के लिए ऐसे आपको स्ट्रक्चर को ये बताता है, ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल यानी इसका सिद्धांत या इसका फायदा क्या है? कि ये क्या करता है? आप स्ट्रक्चर को बनेगा, क्यों? ताकि आप रिजल्ट क्या बना सके? पहला, आपका रिजल्ट जो अपन सीख रहे हैं, structural approach which will result in effective English, इफेक्टिव करने के लिए मतलब प्रभावी, इफेक्टिव लैंग्वेज बनाने के लिए, इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग। अगर मेरे को पता रहेगा कि पहले मेरे को बोलना है कि कविता, फिर खाती, फिर उसके बाद स्कूल, तो कविता खाती है फिर स्कूल जाती है, ये स्ट्रक्चर मुझे पता है, तो मैं इसको प्रभावशाली बना सकती हूँ। तो इफेक्टिव लर्निंग, इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग का पहला फायदा है स्ट्रक्चर अप्रोच में। फिर दूसरा फायदा क्या है? कि ये बिलीव करता है हैबिट फॉर्मेशन के लिए, दैट लर्निंग अ लैंग्वेज इज हैबिट फॉर्मेशन। ये क्या करता है? लर्निंग, लर्निंग यानी सीखना, और लैंग्वेज, लैंग्वेज को लर्न करने के लिए इस हैबिट फॉर्मेशन। अब मेरे को पता है कि पास्ट टेंस में वॉज लगेगा, तो मैं गई थी, तो मैं क्या लगाऊंगी? वॉज लगाऊंगी ना। तो मैं लैंग्वेज को लर्न करने के लिए एक हैबिट का क्या कर रही हूँ? फॉर्मेशन कर रही हूँ। हैबिट फॉर्मेशन यानी आदत बनाना। तो लर्न अ लैंग्वेज इज हैबिट फॉर्मेशन। समझ में आ गया? तो स्ट्रक्चर का काम क्या है? पहले तो आप स्ट्रक्चर लर्न करता है ताकि इफेक्टिव लर्निंग लैंग्वेज हो सके। फिर दूसरा, लर्निंग लैंग्वेज कैसी बन सके? इस हैबिट फॉर्मेशन, आदत बन जाए, हैबिट फॉर्मेशन। तीसरा फायदा क्या है इसका? कि स्पीच इज मोर इंपॉर्टेंट देन रीडिंग एंड राइटिंग। अब बोलना
किसके? स्पीच, स्पीच यानी कि बोलना, SPEECH, स्पीच इज ज्यादा, मैं यहां लिख दूं क्या? यहाँ पे मैं चाह रही थी कि अभी ये कम्युनिटी अप्रोच होगा तो उसका कर दूं, इज मोर अबाउट, क्या है? मोर अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग यानी कि क्या? पढ़ने, और रीडिंग यानी पढ़ना, एंड राइटिंग लिखने और पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? स्पीच। तो इट गिव्स इंपॉर्टेंट टू स्पीच। ये क्या करता है? आपको तीन चीज याद करना ना, आपको क्या कर रहा है? इंपॉर्टेंस दे रहा है स्पीच के लिए। तो आप सीधा लिख देना, इसके फायदे क्या है? इट गिव इंपॉर्टेंस टू, इट गिव इंपॉर्टेंस यानी महत्व देता है। किसमें इंपॉर्टेंस देता है? टू स्पीच। समझ में आ गया? बोलने को ये ज्यादा महत्व देता है, बस इतना ध्यान रखना। ये चार फायदे हो गए आपके, ठीक है। ओनली, और इसका एक और फायदा है, पांचवा, ओनली स्ट्रक्चर इज प्रैक्टिस एट ए टाइम। मतलब एक स्ट्रक्चर का एक ही टाइम होता है, प्रैक्टिस एक ही टाइम होता है। जैसे अब मैं बोलूंगी आज मैं खाना खाई, तो एक ही स्ट्रक्चर हुआ। अब मैं बार बार उसी चीज को तो नहीं बोलूंगी ना, तो एक टाइम पे एक ही चीज करता है, ये प्रैक्टिस कराता है। क्लियर हो गया? ये हो गया स्ट्रक्चर अप्रोच। फिर कम्युनिकेटिव अप्रोच, ठीक है। अब ये कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है भाई? अब ये देखेंगे कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या होता है? कम्युनिकेट करना। अब ये क्या करता है? ये किसमें बेस्ड है? ये बेस्ड है आइडिया। अगर आपके दिमाग में आइडिया आएगा तो आप कम्युनिकेट करोगे ना, नहीं तो क्या करोगे? आइडिया दैट लर्निंग लैंग्वेज सक्सेसफुली कम्स थ्रू हैविंग टू कम्युनिकेट रियल मीनिंग में। जब हमको अगर आइडिया अगर सही आया, ये आइडिया कहाँ आएगा? आइडिया आने से हमारे सक्सेसफुली थॉट आएगा। थॉट यानी कि विचार। मेरे दिमाग में एक बात आई, ये बात मैं बोली, फिर ये विचार आया, आइडिया आया, फिर मेरे दिमाग में थॉट आया, थॉट यानी विचार, फिर ये थॉट कहाँ जाएगा? कम्युनिकेट करेगा रियल मीनिंग में, ठीक है, रियल मीनिंग में। जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए क्लासरूम में अपन गए, ठीक है, तो वहां पे एक अपने स्ट्रेटेजी बनाई ना, जैसे मान लो अपने को कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? पर्सनल इंफॉर्मेशन दूंगी अपने कलीग्स को कि मीनिंगफुल कम्युनिकेशन करो। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, तो मैं क्या करूंगी? आपको पहले से बता दी, चैप्टर 3 जो है उसका अपन कल प्रैक्टिस करेंगे। मेरे दिमाग में आइडिया आ गया, अब तो आप मेरे दिमाग में ये विचार आएगा कि मेरे को ये चैप्टर 3 को इनको क्या करना है? अच्छे से करवाना है। तो रियल मीनिंग क्या है? कि इनका दिमाग कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये आइडिया आया कि इसकी प्रैक्टिस कराई जाए, तो प्रैक्टिस का आइडिया आया, फिर मेरे दिमाग में विचार आया कि इनको क्या कराना चाहिए? क्वेश्चंस कराना चाहिए। तो क्वेश्चन के थ्रू रियल मीनिंग क्या निकली? कि प्रैक्टिस भी हो गया और आपको लर्न भी हो गया। समझ में आ गया बात? तो यहाँ पे जो इसका क्लासरूम में इसको बहुत रियल मीनिंग कम्युनिकेशन कहा जाता है, कम्युनिकेट अप्रोच को। और ये काफी यूजफुल होता है कोई भी लेसन को अपन याद करना है, समझना है, ठीक है, या इसको आगे बढ़ाना है, तो ये अप्रोच बहुत यूजफुल होती है, ठीक है। अब लैंग्वेज, इसमें फायदा क्या है? सबसे पहले लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू कम्युनिकेट। हम लोग लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि क्यों लर्न कर रहे हैं? लैंग्वेज लर्न करना है, एल का मतलब है लैंग्वेज लर्न। इस किस लिए करते हैं? लर्निंग टू कम्युनिकेशन। अगर मेरे को अपनी बात को आप तक पहुंचानी है, इसलिए मैं लैंग्वेज को लर्न कर रही हूं।
नहीं तो अगर मेरे को मान लो ऐसी जगह गई जहां कोई हिंदी नहीं बोलता, कोई कोई और लैंग्वेज है सिवाय इंग्लिश के, तो मेरे को अगर उससे कुछ चीज मांगनी होगी तो मैं कैसे उसको बोलूंगी? तो इस चीज के लिए इंग्लिश कर रही हूं मैं। तो एक लैंग्वेज को लर्न इज लर्निंग टू कम्युनिकेशन, समझ में आ गया? तो ये कम्युनिकेट करने के लिए। फिर दूसरा इसका फायदा क्या है या इसका प्रिंसिपल क्या है कि इफेक्टिव करने के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दो चार वर्ड याद कर लो जिसको सब में लिख सको। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो यहीं से मिल जाएगा, COMMUNICAT यहां तक कर देना कम्युनिकेशन, ठीक है, ION कर देना। फिर उसके बाद में दो लाइन हो गई। फिर तीसरा आप बोल सकते हो डायलॉग इज इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन अप्रोच। डायलॉग बोलना है मेरे को, तो डायलॉग की स्पेलिंग क्या है? DIALOGUE, डायलॉग। डायलॉग इज इंपॉर्टेंट। अब शब्द ही मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगी? तो डायलॉग बोलते हैं ना हम लोग। डायलॉग यानी कि वो वाला नहीं है जो अमिताभ बच्चन डायलॉग मारता है, वो डायलॉग नहीं। डायलॉग मतलब कोई बात को बोलना है, शब्दों का भंडार। तो डायलॉग इज इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट अप्रोच। समझ में आ गया? तो ये 3 पॉइंट याद कर लेना ताकि कम्युनिकेट अप्रोच क्या होता है ये समझ में आ गया, और ये 3 पॉइंट लिख सकते हो। उसके बाद में और है तो बहुत सारे, लेकिन जितना हो सके उतना ही करना। अब अपन देखते हैं रिसेंट डेवलपमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अब रिसेंट डेवलपमेंट में कौन सी आई है भाई? रिसेंट में डेवलपमेंट में एक मेथड और आया है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो होती है ये रिसेंट इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव। ये क्वेश्चन इसमें आया नहीं है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ताकि कल को आए तो आप लोग बना सको। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्ट करना। जैसे आप मेरे को एक झापड़ मारोगे तो मैं तुरंत घूमूंगी और एक झापड़ आपको मार दूंगी, ये क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे कोई आपको डांटता है तो आप तुरंत उसके साथ में वही व्यवहार करते हो, ये क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हो गया। क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, रिफ्लेक्ट, ठीक है। ऐसा करना नहीं चाहिए पर ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग यही है। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करता है, इसके टूल्स क्या क्या है? टूल्स यानी उपकरण, ठीक है। टूल्स यानी क्या होता है? उपकरण। क्या क्या चीज को यूज करना है? सबसे पहले क्या यूज करेंगे अपन? टीचर की डायरी, ठीक है। टीचर की डायरी रहेगी, DIARY, ये डायरी हुआ। अब टीचर डायरी क्यों बनाएगी? उसके बाद टीचर, पहले मैं समझा देती हूँ फिर उसके बाद बताती हूँ। टीचर डायरी। दूसरा है पीयर ऑब्जर्वेशन। पीयर यानी कि मेरे साथ के जो लोग हैं उनके साथ में मैं उस चीज को ऑब्जर्व करूंगी। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, देखूंगी। ऑब्जर्व करना है यानी कि देखना। फिर रिकॉर्डिंग लेसन। तीसरा, मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको क्या कर रही हूँ? रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग लेसन, ठीक है। अब चौथा काम क्या है? स्टूडेंट फीडबैक। आप लोग को माइक्रो टीचिंग नहीं सिखाया लेकिन जो स्किल सिखाया मैंने उसमें ये चीज है, ठीक है। अगर आप लोगों ने टीचिंग का माइक्रो टीचिंग पढ़े हैं तो उसमें ये चीज है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं कि आज हमको क्या पढ़ाना है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? एक्ट। एक्ट यानी कि काम करते हैं। काम करने के बाद क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं कि हमने क्या क्या काम को किया। उसके बाद में उसी को क्या करते हैं? अपन एनालाइज करेंगे। एनालाइज यानी विश्लेषण, ठीक है। एनालाइज कर लिया यानी विश्लेषण, और वापस से क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ कि अरे ये किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा करना था। फिर उसमें जो रिफ्लेक्ट हुआ और जो काम गलत हुआ उसको फिर से प्लान में लेते हैं। बात समझ में आई? सबसे पहले हम लोग योजना बनाएंगे, फिर योजना के बाद उसमें काम करेंगे। काम करने के बाद हम इस चीज को देखेंगे कौन कौन सा काम किए। फिर उसके बाद विश्लेषण करेंगे, अच्छा ये काम अच्छा था, ये काम गलत था, ये काम अच्छा था। फिर उसके बाद में इसकी प्रतिक्रिया होगी, रिफ्लेक्ट होगा कि क्या काम किया, क्या नहीं किया, कौन सा अच्छा था, रिफ्लेक्ट। फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद आप जो अच्छा होगा उसको आप फिर से प्लान करोगे, या जो खराब हुआ है उसको प्लान करके फिर से एक्ट करोगे। तो अगर अच्छा है तो उसको वहीं छोड़ दोगे। समझ में आ गया?
तो इसमें 4 चीजें यूज करते हैं। टूल्स फॉर रिफ्लेक्शन के 4 है। एक तो आप पहले डायरी बनाओगे, प्लान करोगे, फिर उसको ऑब्जर्व करोगे कि मैंने क्या करा है क्या नहीं करा है, फिर जो करे हो उसको रिकॉर्ड करोगे, फिर रिकॉर्ड करने के बाद में आपको फीडबैक दिया जाएगा, स्टूडेंट फीडबैक, कि आपने ये काम अच्छा किया, ये काम को गलत किया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग को क्या करना है। एक ये है टीपीआर, ये एक प्रश्न है, ये आपका इसी यूनिट में भी है और ये फर्स्ट में भी है। तो टीपीआर का मतलब मैंने बताया था आपको कि टोटल, टी का मतलब होता है टोटल, पी का है फिजिकल और आर का है रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये इसमें क्वेश्चन आया है, इसको आप लोग थोड़ा सा कर लेना, फर्स्ट यूनिट में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। इसमें सबसे पहले है कि इसमें क्या क्या चीज को यूज किया जाता है, बस ये 4 पॉइंट को दिमाग में रख लेना ताकि आप इजी वे में टीपीआर को लिख सकते हो। इसको क्लास में यूज करने के लिए क्या क्या चीज को ध्यान रखना है, ये इसमें भी लिख सकते हो। टीपीआर क्या होता है इसको ही लिख सकते हो, और है क्या, जो भी पूछेगा टीपीआर से रिलेटेड तो ये आप इसको, ये 4 पॉइंट को लिख सकते हो, 5 पॉइंट को। यूज साइकोमोटर सिस्टम टू टीच वोकेबलरी एंड सेंटेंस फॉर्म। इसका मतलब होता है कि शब्दावली, वोकेबलरी का मतलब होता है शब्दावली। ठीक है, वोकेबलरी यानी कि शब्दावली, इसमें शब्दावली और सेंटेंस यानी कि वाक्य, शब्दावली और वाक्य, वोकेबलरी यानी शब्दावली, सेंटेंस यानी वाक्य, वाक्य रूपों, फॉर्म यानी क्या था, रूपों। ठीक है, रूपों को सिखाने के लिए, टू टीच, टीच यानी सिखाना। ठीक है, सिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, साइकोमोटर सिस्टम का उपयोग करते हैं। समझ में आ गया। इसमें शब्दावली और वाक्य रूपों को सिखाने के लिए साइको, इसको हिंदी में भी साइको लिखना, साइको मोटर सिस्टम, SYSTEM सिस्टम का उपयोग करते हैं। अब हिंदी में दिमाग रखोगे तो उसको इंग्लिश में जाके पेपर में लिख सकते हो। टीपीआर में सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें शब्दावली और वाक्य रूपों को सिखाने के लिए साइकोमोटर सिस्टम का उपयोग करते हैं। समझ में आ गया। अब ये दिमाग में रहेगा आपके, तो इसको आप इंग्लिश में लिख सकोगे, यूज यानी उपयोग। ठीक है, साइकोमोटर सिस्टम टू टीच यानी कि सिखाने के लिए, वोकैबुलरी यानी शब्दावली, एंड सिस्टम यानी कि सेंटेंस यानी कि वाक्य रूपों को। समझ में आ गया, ऐसे करके लिख लेना। फिर दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट नॉट फोर्स टू स्पीक, यू क्या चीज है, स्पीक, नॉट फोर्स टू स्पीक अंटिल, स्पीक अंटिल है, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, UN है, UNTIL। ठीक है, एन है ना, ये बी नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट नॉट फोर्स टू स्पीक अंटिल रेडी, READY। यहाँ पे ये है छात्रों को, स्टूडेंट यानी छात्र, छात्रों को तैयार होने तक बोलने के लिए बाध्य नहीं, फोर्स यानी बाध्य। ठीक है, तो स्टूडेंट को, छात्रों को तैयार होने तक, फॉर नॉट फोर्स टू स्पीक अंटिल रेडी, रेडी यानी तैयार, जब तक वो तैयार नहीं हो जाते हैं उनको क्या करते हैं, बाध्य नहीं किया जाता है बोलने के लिए, स्पीक यानी बोलने के लिए। समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट, कमांड फॉर्म्स यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कि कमांड फॉर्म का जो उपयोग, यूज यानी उपयोग, ठीक है, उपयोग सूचना देने के लिए किया, कन्वे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। ठीक है, कन्वे यानी कि किया जाता है, कन्वे यानी कन्वे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टीपीआर में
कमांड फॉर्म्स को उपयोग किया जाता है सूचना देने में। समझ में आ गया? क्लियर है? कमांड फॉर्म यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशन, याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बिल्ड ग्रेजुअली इन कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब यहाँ पे है जटिलता में धीरे धीरे निर्माण करना। बिल्ड यानी कि आपको क्या बोलना, निर्माण। बिल्ड का मतलब होता है निर्माण, ठीक है। ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। इन कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है जटिलता, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जटिलता में धीरे धीरे निर्माण होता है। निर्माण होता है मतलब जैसे हम लोग कोई चीज को सिंपल सीखते हैं ना, आई विल गो टू, फिर बाद में आई हैव टू गो नाउ, फिर एक सेंटेंस बनाते हैं, फिर 2 सेंटेंस बनाते हैं, फिर 4 बनाते हैं। तो ये क्या कॉम्प्लेक्स बढ़ाते जाता है। तो टीपीआर का काम क्या है कि ये क्या करता है कि साइकोमोटर जो होता है, शब्दावली और वाक्य रूपों को सिखाने के लिए साइकोमोटर सिस्टम को, जैसे मान लो खेलते खेलते सिखाना है या आप वो गेम के थ्रू सिखा रहे हैं, तो टीपीआर का मतलब होता है फिजिकली रिस्पॉन्स के थ्रू। कोई साइकोमोटर यानी फिजिकली ना, जैसे मान लो अपन बच्चों को क्या करते हैं, अगर छोटा बड़ा दिखाना है तो उनको बॉल्स दिखाते हैं, बॉल्स खेलते खेलते बताते हैं, कलर बताते हैं। तो ये क्या बताते हैं, रेड है, ग्रीन है, व्हाइट है, और उनको गेम खिलाते हैं, उनको बनाते। तो साइकोमोटर का मतलब यही होता है कि फिजिकली उनको खेलते खेलते सिखाते हैं। समझ में आ गया? और जब तक वो बोल नहीं पाए उनको बाध्य नहीं करते हैं। और तीसरा क्या है कि कमांड फॉर्म को यूज करने के लिए इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, फिर धीरे धीरे उनको कठिन जटिलता में ले जाते हैं, एकदम से जटिल नहीं बनाते हैं। बिल्ड ग्रेजुअली इन कॉम्प्लेक्सिटी, धीरे धीरे उनको जटिलता का निर्माण करते हैं। फिर आखिरी पॉइंट है कि सपोर्ट किनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल, ये स्पेलिंग याद कर लेना, KINESTHETIC, ठीक है। इसका मतलब होता है गतिज, इसका मतलब होता है गतिज, गतिज। तो गतिज शिक्षण, शिक्षण यानी कि लर्निंग, गतिज शिक्षण शैली का समर्थन करता है। मतलब यहाँ पे सपोर्ट यानी समर्थन, ठीक है, समर्थन। लर्निंग यानी कि शिक्षण शैली, लर्निंग स्टाइल यानी कि शिक्षण की शैली। कौन सी शिक्षण की शैली का सपोर्ट करता है, गतिज। किनेस्थेटिक, क्या बोलेंगे, KIINEST, किनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल, सपोर्ट किनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को याद कर लेना ताकि हिंदी में समझ में आ गया। अब इसको 1-2 बार और सुनना और 1-2 बार बोलना, और हिंदी में बोलना, इंग्लिश में करना। तो टीपीआर में फर्स्ट यूनिट से भी क्वेश्चन आ सकता है और 4th यूनिट में भी आ सकता है। तो अगर पूछेगा कि टीपीआर का क्या है, तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये 5 पॉइंट लिख देना। उसके क्या प्रिंसिपल है, ये 5 पॉइंट लिख देना। उसके क्या फायदे हैं, ये 5 पॉइंट लिख देना। इन क्लासरूम में एज ए टीचर टीपीआर को कैसे बताती है, ये 5 पॉइंट लिख देना। तो ये मल्टीपर्पज है। बात समझ में आ गई सबको? तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और 4th यूनिट कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। अब अपन लोग जो कुछ अगर प्रैक्टिस का कुछ छूट जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी, इसमें एक आध क्वेश्चन और करवा लेंगे, फिर इसके बाद में 5th यूनिट रहेगा। ओके, क्योंकि अपने को 2nd ईयर भी स्टार्ट करना है, तो इसलिए ये फटाफट इसको कंप्लीट करना है। क्लियर है? इसको 1-2 बार और अच्छे से करिए तो बन जाएगा। ओके, थैंक यू।